नमस्कार बच्चों। कक्षा 12 की जीव विज्ञान की कक्षा में मैं डॉक्टर पल्लवी शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज जो अध्याय हम पढ़ेंगे वो है हमारा अध्याय जनन स्वास्थ्य, जिसका पहला भाग हम पहले पढ़ चुके हैं। आज हम दूसरे भाग में जो है इस पाठ के अन्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसे कि पहले भाग में हमने पढ़ा कि जनन स्वास्थ्य क्या होता है, इससे जुड़ी हुई समस्याएं क्या है, क्या कार्य नीतियां जो है वो बनाई गई, और उसके बाद जनसंख्या वृद्धि और जन नियंत्रण के उपायों पर हमने चर्चा की थी। आज के इस वीडियो में हम जिन प्रमुख बिंदुओं पर चर्चा करेंगे उसमें सबसे पहले हमारा है सगर्भता का चिकित्सीय समापन, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे हम MTP भी कहते हैं, उलबेधन, एमनियोसेंटेसिस। ये उलबेधन जो है वो आपको NCERT में जो है वो थोड़े से पार्ट में मिलेगा, लेकिन जो हमारे बोर्ड की तरफ से जो पाठ्यक्रम आया है उसमें आपको ये टॉपिक है। तीसरा जो है वो है यौन संचारित रोग, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, जिन्हें हम STD कहते हैं, और साथ ही है अंतिम जो भाग है वो है बाध्यता, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के अंदर जो है हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सगर्भता का चिकित्सीय समापन। गर्भावस्था के पूर्ण होने से पहले जानबूझकर या स्वैच्छिक रूप से जब हम गर्भ के समापन को समाप्त करते हैं तो उसे हम प्रेरित गर्भपात या चिकित्सीय सगर्भता समापन कहते हैं। पूरे विश्व में हर साल लगभग 4.5 से 5 करोड़ जो है वो एबॉर्शन या MTP होते हैं, जो विश्व की कुल सगर्भता का लगभग 5वां भाग होते हैं। और बहुत सारे देशों में जो है वो इस बात पे बहस चल रही है कि जो MTP जो है उसे मान्यता दी जाए या ना दी जाए, क्योंकि जो सगर्भता होती है उसके साथ जो है वो नैतिक, धार्मिक, सामाजिक पहलू भी जुड़े हुए होते हैं। इसलिए इन देशों में, बहुत सारे देशों में जो है इसे कानूनी मान्यता नहीं दी गई है, लेकिन भारत सरकार ने 1971 में इसे कानूनी स्वीकृति प्रदान कर दी थी। और ऐसा इसलिए किया गया ताकि जो गैर कानूनी रूप से अंधाधुंध जो गर्भपात होते हैं उन पे रोक लगाई जा सके। सगर्भता का समापन क्यों जरूरी है? ऐसी क्या आवश्यकता पड़ जाती है कि मेडिकल टर्मिनेशन करना पड़ जाए प्रेगनेंसी का? तो इसके पीछे जो है वो एक मुख्य कारण तो जो होता है वो है अनचाही प्रेगनेंसी जो होती हैं उनसे छुटकारा पाना। बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें ना चाहते हुए भी गर्भाधान हो जाता है। ऐसी स्थितियों में ऐसी प्रेगनेंसी को खत्म करने के लिए उन्हें मेडिकली टर्मिनेट कर दिया जाता है। या फिर दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब सगर्भता को बनाए रखने पर माँ या शिशु की जान को, अधिकतर तो इस स्थिति में माँ की जान को खतरा होता है या कोई जोखिम होता है, इस स्थिति में सगर्भता को चिकित्सीय रूप से समाप्त कर दिया जाता है। सगर्भता को अगर पहली तिमाही अर्थात 12 हफ्ते की अवधि के अंदर करा लिया जाए तब तो ये समापन अपेक्षाकृत सुरक्षित होता है, लेकिन 12 हफ्ते के बाद अर्थात 24 हफ्ते के बीच में अगर ये समापन कराया जाए तो ये बहुत जोखिमपूर्ण होता है, क्योंकि इस समय आपको पता है कि 12 हफ्ते तक जो है बच्चे की शरीर के बहुत सारी जो सारे अंग जो हैं वो कार्य करने लगते हैं, बन जाते हैं। तो इस स्थिति में अगर हम जो है टर्मिनेशन कराते हैं तो वो माँ की जान को खतरा उससे हो सकता है। केवल विशेष परिस्थितियों में जो है वो 24 हफ्ते तक के भ्रूण का जो है वो चिकित्सीय समापन कराया जा सकता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी जो है वो 24 हफ्ते तक तभी पॉसिबल है जब कम से कम 2 डॉक्टर्स जो हैं, 2 रजिस्टर्ड डॉक्टर जो हैं, वो अपनी एकमत राय दें उन बिंदुओं के आधार पर कि जिसमें पहला बिंदु ये हो कि प्रेगनेंसी जो है वो माँ के जान के लिए खतरा है, उसके शरीर में शारीरिक और मानसिक जो है वो परेशानियां पैदा कर सकती है। ऐसी स्थिति में जो है वो
प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, या फिर बच्चे को, ये जो भ्रूण है उसे कोई ऐसी घातक बीमारी है या विकलांगता है जो आगे चलकर उसे परेशान करेगी, या फिर उस बच्चे का जिंदा रहना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा, तो इस स्थिति में जो है 24 हफ्ते तक के भ्रूण को या प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है। जो सगर्भता का जो चिकित्सीय समापन है, इसके साथ बहुत सारी कुछ अगर हम कहें तो वो हानिकारक प्रवृत्तियां भी जुड़ी हुई हैं। जैसे कि सबसे पहले जो हानिकारक प्रवृत्ति जो हमारे देश में पाई जाती है वो ये है कि अधिकतर गर्भपात जो हैं वो नीम हकीम डॉक्टरों से करवाए जाते हैं, जिसकी वजह से माँ की जान को खतरा होता है और अन्य जटिलताएं भी बाद में पैदा हो सकती हैं, जैसे कि बांध्यता या फिर रक्तस्राव का होना। तो इस प्रकार ये जो गर्भपात है ये हानिकारक होते हैं। और दूसरी जो इसके साथ जुड़ी हुई बात है वो है कि आजकल अधिकतर शहरी क्षेत्रों में लोग जो है वो भ्रूण की लिंग जांच कराने के उपरांत अगर वो भ्रूण जो है मादा है तो उसे मेडिकली टर्मिनेट करा देते हैं, गर्भपात करा देते हैं। तो इस प्रकार मादा भ्रूण हत्या की जो संभावना है वो बढ़ती जा रही है। इसलिए इसके ऊपर रोक लगाने के लिए जो है सरकार जो है आवश्यक कदम उठा रही है और भ्रूण की जांच जो है, भ्रूण की लिंग जांच जो है वो रोक दी गई है। हमें इस स्थिति में लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि इस प्रकार के गर्भपात जो कि गैर कानूनी है उनसे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए। अगर अनचाही प्रेगनेंसी है तो पहले से ही हमें इस बात को सतर्क रहना चाहिए कि इस तरह की स्थिति ना आए, और अगर स्थिति आए भी तो प्रशिक्षित डॉक्टरों के देखरेख में ही सगर्भता का चिकित्सीय समापन कराया जाए। अभी जिस तरह हमने बात की कि भ्रूण के लिंग की जांच, इसी तरह एक और टेक्निक है जिसे हम कहते हैं उलबेधन या एमनियोसेंटेसिस। बच्चों, आपको जैसे पता है कि जो भ्रूण है वो माँ के गर्भाशय में इस एमनियोटिक कैविटी के अंदर रहता है, जहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ रहता है, और साथ ही साथ जो भ्रूण की कुछ कोशिकाएं जो हैं वो भी इसमें पाई जाती हैं। इस एमनियोटिक फ्लूइड को इंजेक्शन की सहायता से निकाल लिया जाता है और फिर इसे सेंट्रीफ्यूज करके इसकी एनालिसिस की जाती है, इसका विश्लेषण किया जाता है सेल कल्चर या कोशिका संवर्धन के द्वारा। और कोशिका संवर्धन में जब हम इन कोशिकाओं को बायोकेमिकल और क्रोमोसोमल स्टडीज की जब हम करते हैं, इसका गुणसूत्रीय विश्लेषण करते हैं, तो हम बहुत सारी ऐसी चीज़ों का पता लगा सकते हैं कि जो बच्चे के भ्रूण को जो है वो आगे करने के लिए या उसको प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने में सहायक है या नहीं है, इस चीज़ का हम पता लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी डिजीज़ें जैसे कि डाउन सिंड्रोम या सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, इस तरह के आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस का प्रयोग किया जाता है। या फिर अगर माँ की आयु जो है वो 35 वर्ष से ज़्यादा है तो ऐसी स्थिति में अक्सर ऐसा होता है कि जो भ्रूण होता है उसमें क्रोमोसोम 21 की ट्राइसोमी पाई जाती है। तो ऐसी स्थितियों में इस तरह के आनुवांशिक विकारों का पता लगाने पर के लिए एमनियोसेंटेसिस की जाती है। और साथ ही साथ अगर जो भ्रूण है उसमें इस प्रकार की अगर कोई भी लक्षण पाए जाते हैं तो इस प्रकार के गर्भ को गिराने की सलाह दी जाती है। लेकिन हमारे देश में इस तकनीक का प्रयोग जो है वो भ्रूण की लिंग जांच के लिए ज़्यादा किया जाने लगा था, अतः सरकार ने इस पर वैधानिक रूप से रोक लगा दी है और केवल खास परिस्थितियों में ही केवल आनुवांशिक विकारों का पता लगाने के लिए या दूसरी जो उपापचयी अपसामान्यताएं हैं उनका पता लगाने के लिए जो है एमनियोसेंटेसिस की परमिशन दी जाती है या फिर रिसर्च में इसका उपयोग किया जाता है। बच्चों, अब हम बात करते हैं यौन संचारित रोगों की। जनन स्वास्थ्य में आपका यौन संचारित रोगों का बहुत बड़ा जो है वो योगदान है, क्योंकि हम तभी स्वस्थ रहेंगे जब हम रोग रहित होंगे। इसीलिए जो है जब हम जनन स्वास्थ्य कार्यक्रम को देखते हैं तो उसमें यौन संबंधी जो ये रोग हैं इनको हम बहुत प्रमुखता दी गई है। और ये वो रोग होते हैं जो यौन संबंधों के द्वारा संचारित होते हैं, या जो संक्रमण है वो एक से दूसरे में
पहुंचता है, इसीलिए इन्हें हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कहते हैं। इन्हें हम रजित रोग, वेनरल डिजीजेस या फिर जनन मार्ग संक्रमण, रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन भी कहते हैं। जैसे कि हमने कहा कि ये यौन संबंधों द्वारा संचारित होते हैं, लेकिन कुछ एसटीडी ऐसे भी हैं जैसे कि हेपेटाइटिस बी और एचआईवी। एचआईवी को आपको पता ही, एड्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो है वो आपके संक्रमित व्यक्ति के साझा प्रयोग वाली सुइयों या फिर शल्य क्रिया के औजारों या फिर संदूषित रक्ताधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, या फिर संक्रमित माता से उसके गर्भस्थ शिशु में भी संचारित होते हैं। आप ये देखिए कि इस समय जब आप इंजेक्शन लगवाने जाते हैं तो डॉक्टर हर बार नई नीडल से जो है वो टेस्ट करते हैं, और ऐसा केवल एचआईवी के संक्रमण को रोकने के लिए किया जाता है। या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो है उनको भी करते समय ये जरूर देख लिया जाता है कि ऐसा तो नहीं कि ये इन्फेक्टेड है। तो इस प्रकार सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को रोकने के लिए हम कार्य करते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ सामान्य यौन संचारित रोगों के बारे में। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं गोनेरिया, या इसे हम सुजाग भी कहते हैं, और ये एक बैक्टीरिया निसेरिया गोनोराई के द्वारा फैलता है। इस बैक्टीरिया को हम क्लैब भी कहा जाता है, और ये खासकर जो है इसके लक्षण जो है वो पुरुषों में आते हैं, स्त्रियों में इसके लक्षण कम ही आते हैं, लेकिन अगर सही समय पर इलाज ना होने पर ये भी जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है। अगली जो बीमारी है वो है सिफिलिस। ये भी एक बैक्टीरिया या जीवाणु के द्वारा फैलती है, जिसे हम ट्रिपोनेमा पैरेडियम कहते हैं। ये स्प्रिंग के आकार का बैक्टीरिया होता है, और सिफिलिस के साथ ये दिक्कत है कि अगर ये पहले तो इसके लक्षण दिखाई नहीं देते, लेकिन अगर बहुत दिनों तक इसका इलाज ना किया जाए तो ये अगर आपके मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तो ये वहां पर उसे लकवा मार देता है या पक्षाघात की परेशानी पैदा कर सकता है। इसी तरह क्लेमेडियासिस है, जो क्लेमेडिया ट्राइकोमेटिस के द्वारा होता है। ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज है, और ये भी जो है यौन संक्रमण के द्वारा, यौन संबंधों के द्वारा जो है ये फैलती है। उसके बाद अगर हम विषाणु द्वारा पैदा होने वाले रोगों की बात करें तो उसमें हर्पीज आती है, जिसे हम जो हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 1 के द्वारा होती है, और इससे जो इसका भी जो खतरनाक स्टेज होता है वो है जेनाइटल हर्पीज, जो कि लाइलाज है अभी भी, वो आपका हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस 2 के द्वारा होता है। इसी तरह जनन मत से वाट, जो कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के द्वारा होते हैं, और ये अधिकतर महिलाओं में दिखते हैं। और साथ ही साथ एड्स, इसको तो आप जानते ही हैं, और इसके बारे में विस्तृत अध्ययन जो है हम अध्याय 8 में करेंगे। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस के द्वारा ये होता है। साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी, जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा होता है। तो इस प्रकार ये विषाणुओं द्वारा जो है वो होने वाले यौन संचारित रोग हैं। ठीक इसी तरह ट्राइकोमोनियासिस, ये यौन संचारित रोग जो है वो आपका एक प्रोटोजोआ के द्वारा होता है, जिसको हम ट्राइकोमोनास वेजिनेलिस कहते हैं, और इसके भी जो लक्षण है वो स्त्री पुरुष दोनों में आते हैं, और इनका इलाज संभव है। साथ ही साथ प्यूबिक लाइस, जो कि कीट होते हैं आर्थ्रोपोडा ग्रुप के, ये भी यौन संचारित रोगों को पैदा करते हैं। बच्चों, हम बात करते हैं यौन संचारित रोगों के सामान्य लक्षणों की। अधिकतर जो यौन संचारित रोग हैं उनमें जो सामान्य लक्षण जो होते हैं उसमें आपके जो जनन अंग हैं, जैसे कि पेनिस, वेजाइना, वोल्वा, सर्विक्स, इसमें आपके अधिकतर पहले जो खुजली, इचिंग होती है, जो तरल स्राव आता है पीले रंग का, सफेद रंग का, या फिर दर्द होता है और सूजन होती है। ऐसी स्थिति में जो है अगर आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं लोग, अगर कि हाँ ऐसे सिम्टम्स उनमें आ रहे हैं, तो पहले तो ये बहुत ही कम रहते हैं, लेकिन फिर धीरे 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 ये बढ़ते जाते हैं। खासकर अगर हम स्त्रियों के बारे में देखें तो स्त्रियां जो हैं
अधिकतर जो है इन लक्षणों जो ये लक्षण जो है वो उनके में कम होते हैं या ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होते, तो वो उस पर ध्यान नहीं देती। साथ ही साथ यौन संचालित रोगों से जो जुड़ी हुई एक सामान्य समस्या जो है कि लोग क्या कहेंगे, सामाजिक कलंक की जो बात आती है, तो वो इसका इलाज नहीं जब कराते तो ये और भी ज़्यादा गंभीर हो जाता है और कहिए कि घातक हो जाता है। और फिर ये श्रोणि सोथज रोग, जिसको हम पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर कहते हैं, ये उत्पन्न करता है महिलाओं में। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में जो मुख्य लक्षण होते हैं वो है बुखार आता है, साथ ही साथ बदबूदार जो है वो वेजाइनल स्ट्रैक्ट बाहर आता है। कभी कभी जो है और ज़्यादा इन्फेक्शन होने पे बुखार ज़्यादा होता है, उल्टियाँ भी आने लगती हैं और इससे भी जटिल जो है समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे कि गर्भपात हो जाता है या फिर मृत शिशु का जन्म होता है या अस्थानिक सगर्भता। अस्थानिक सगर्भता मतलब ए टॉपिक प्रेगनेंसी, मतलब गर्भाशय के अलावा जो भ्रूण है वो किसी और जगह इम्प्लांट हो जाता है, जैसे कि फेलोपियन ट्यूब में ही वो इम्प्लांट हो गया, और फेलोपियन ट्यूब में इम्प्लांट होने पर वो बच्चा जो है, वो भ्रूण जो है उसका विकास नहीं होता और साथ ही साथ जो है वो फेलोपियन ट्यूब भी फट जाती है। और ये स्थिति जो है वो बच्चे के लिए तो जानलेवा होती है, साथ ही साथ ये कभी कभी माँ के लिए भी जानलेवा साबित होती है और आगे भी माँ को बाध्यता का जो है वो सामना करना पड़ता है। तो इस प्रकार जो है यौन संचालित रोग जो हैं उनके लक्षण तो पहले बहुत हल्के होते हैं, लेकिन हाँ अगर इनका समय पे इलाज कर लिया जाता है तब तो इनसे ऐसी कोई परेशानी नहीं होती। ये बहुत सारे, अगर हम हेपेटाइटिस बी, ह्यूमन पैपिलोमा, जेनिटल हर्पीज और एड्स को अगर हम छोड़ दें तो उसके बाद जो बाकी यौन संचालित रोग हैं उनको जो है हम क्योर कर सकते हैं। साथ ही साथ ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की जो मैं बात कर रही थी, तो अगर उसका इलाज ना किया जाए तो उससे जनन मार्ग का कैंसर, जिसको हम सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, वो उत्पन्न करता है। और जैसे कि एड्स में आप जानते हैं कि शरीर की जो है प्रतिरक्षात्मक क्षमता जो है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आप अन्य बीमारियों के शिकार हो सकते हैं और जो है मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार यौन संचालित रोगों को पहचानना और सही समय पे उनका इलाज करवाना बहुत ज़रूरी है। यौन संचालित रोगों को ठीक करने के लिए जिन प्रमुख उपचारों को हम अपनाते हैं उसमें सबसे पहला जो होता है वो है प्रतिजैविक औषधीय उपचार, जो कि क्रीम, जेल या पाउडर के फॉर्म में होते हैं। और बहुत सारे आपके जो यौन संचालित रोग हैं, जैसे कि गोनेरिया हुआ, आपका सिफिलिस हुआ, क्लेमाइडिया हुआ, ट्राइकोमोनासिस हुआ, इन सभी का जो उपचार है वो अलग अलग प्रतिजैविक, जैसे कि आपका पेनिसिलिन हुआ, आर्गोमाइसिन या टेट्रासाइक्लिन, इनके द्वारा जो है वो किया जा सकता है और ये ठीक भी हो जाते हैं। साथ ही साथ टीकाकरण, वैक्सीनेशन, जैसा कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के लिए HPV वैक्सीन लगाई जाती है। आजकल 11 से 13 वर्ष की जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको ये वैक्सीन लगा दी जाती है ताकि उनको आगे चल के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस का इन्फेक्शन ना हो। साथ ही साथ हेपेटाइटिस बी के टीके, इसके बारे में भी आप जानते हैं, आपको ये लग भी चुके होंगे। तो हेपेटाइटिस बी के टीकाकरण से जो है हम इस बीमारी से बच सकते हैं। आज जो है हम एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का भी प्रयोग करते हैं। ये जो एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी है इसका प्रयोग हम एड्स के इलाज के लिए करते हैं। आपको पता है कि जो एड्स का जो वायरस होता है, ह्यूमन डिफिशिएंसी HIV, वो एक रिट्रोवायरस होता है, अर्थात एक सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस होता है जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के द्वारा DNA को बनाता है। तो वहां पे हम इस एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी का प्रयोग करते हैं, जहां पे हम 3 एंटी रिट्रोवायरल दवाइयों को एक साथ जो है मरीज को देते हैं और उसमें HIV के इन्फेक्शन को फैलने से या उसके जो परिणामों को कम करने का काम करते हैं। यौन संचालित रोगों से सभी लोग संवेदनशील होते हैं, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी उम्र के हो, लेकिन खासकर जो 15 से 24 वर्ष का जो युवा होता है वो इससे, उसके संक्रमित होने की संभावना जो है इससे ज्यादा होती है। और इन यौन संचालित रोगों से हम बच सकते हैं, बस जरूरी है कि हम कुछ सुरक्षात्मक उपायों को अपनाएं। जैसे कि बहुत सारे लोगों से
या असुरक्षित यौन संबंध को बनाने से बचा जाए, या फिर कॉन्डम का प्रयोग किया जाए। और आशंका होने पे अगर आपको हल्का सा भी लगता है कि आप किसी यौन संचारित रोगों से ग्रसित हैं, तो आप तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएं और अपना पूरा इलाज कराएं, तो आप इन यौन संचारित रोगों से बच सकते हैं और इनसे पूरी तरह से आपका इलाज जो है वो संभव है। बच्चों, इस पाठ का जो अंतिम बिंदु है वो है बाध्यता, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी जब 2 वर्ष तक के मुक्त या असुरक्षित सहवास के बावजूद भी अगर किसी दंपति के यहाँ अगर वहां गर्भ धारण नहीं करती स्त्री, तो ऐसी स्थिति को हम बाध्यता या इनफर्टिलिटी कहते हैं। जो बाध्यता है उसके कारण जो है वो बहुत होते हैं, जैसे कि शारीरिक कारण, कि शरीर का ही जो शरीर में जो आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, चाहे वो पुरुष का हो या स्त्री का हो, उसमें कोई कमी हो, या फिर उसमें कोई जन्मजात दिक्कत हो, स्पर्म नहीं बनते हो, ओवरी जो है वो फंक्शनल ना हो, या फिर किसी अन्य रोग, जैसे कि अभी हमने बात की कि यौन संचारित रोगों का संक्रमण जब बढ़ जाता है तो वो बाध्यता उत्पन्न करता है, या फिर कभी कभी किसी दवाई के रिएक्शन की वजह से भी ऐसा हो सकता है, या फिर जैसे मैंने बात की कि जब हम गर्भपात जो है वो सही ढंग से अगर किसी ने नहीं कराया तो गर्भपात की वजह से भी बाध्यता उत्पन्न होती है, या फिर प्रतिरक्षात्मक शरीर जो है उसका जो सीरोलॉजिकल एक्टिविटी है वो इतनी ज़्यादा हाई होती है कि वो बाहर से आने वाले शुक्राणुओं को जो है वो एक्सेप्ट नहीं करती और इस प्रकार निषेचन नहीं होता और गर्भाधान नहीं होता, या फिर कभी कभी मनोवैज्ञानिक जो कारण होते हैं वो भी इसमें मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं बाध्यता को पैदा करने के लिए। हमारे भारतीय समाज में पहले जो है सिर्फ जो है महिलाओं को इस बात के लिए दोष दिया जाता था कि वो जो है बच्चे नहीं पैदा कर सकती, लेकिन अब ये पूरी तरह से जो है सबको पता चल चुका है कि बाध्यता के लिए सिर्फ स्त्री ही नहीं बल्कि पुरुष भी उत्तरदायी होते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे क्लिनिक हैं, फर्टिलिटी क्लिनिक हैं, जो इसका इलाज करते हैं, और बहुत सारी ऐसी समस्याएं होती हैं अगर वो हार्मोनल या कुछ अन्य कारणों से होती हैं तो दवा के द्वारा उनका इलाज संभव होता है। लेकिन कभी कभी कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जहाँ पे हम इन दवाओं के माध्यम से बाध्यता का इलाज हम नहीं कर सकते और उस दंपति के यहाँ जो है वो बच्चे नहीं होते, तो ऐसी स्थिति में हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हैं, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसमें कुछ विशेष तकनीकों के द्वारा हम निसंतान दंपति जो है वो बच्चा पैदा कर सकते हैं और इसी को हम सहायक जनन प्रौद्योगिकी कहते हैं। इसमें जो सबसे मुख्य जो चीज होती है उसे हम कहते हैं पात्रे निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। मतलब शरीर के बाहर लगभग शरीर जैसी ही कंडीशन में जो है वो हम फर्टिलाइजेशन कराते हैं, और फिर जैसे यहाँ के आप देखिए कि पहले हमने फर्टिलाइजेशन कराने के लिए पहले हमने ओवरी को जो है स्टिमुलेट किया हार्मोनल थेरेपी से, फिर जब अंडोत्सर्ग हो गया तो हमने उन अंडाणुओं को जो है वो वैक्यूम पंप के द्वारा निकाल लिया, फिर जो दाता पुरुष या पति होते हैं उनसे स्पर्म को लिया, उन्हें टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज कराया, और जब एम्ब्रियो बन गया तब उसे माता के गर्भ में या किसी दूसरे गर्भाशय में ट्रांसफर कर दिया। तो इस प्रकार एम्ब्रियो ट्रांसफर के बाद इन विट्रो फर्टिलाइजेशन जो है ये हमारा पूरा हो जाता है। इसका जो लोकप्रिय नाम है वो है टेस्ट ट्यूब बेबी, आपने इसको सुना भी होगा। तो इस प्रकार जो है ये एक बहुत ही प्रमुख जो है वो आर्टिफिशियल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है। इसी का एक भाग है जिसे हम कहते हैं जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, युग्मनज अंतर डिंब वाहिनी स्थानांतरण। जैसे कि अभी इसके पहले हमने देखा कि हमने भ्रूण बनाया, अगर वो भ्रूण जो है उसमें केवल 8 ब्लास्टोमेयर से कम की कोशिकाएं हैं, तब हम उस ऐसे भ्रूण को हम जो है वो जो फेलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट होता है उसमें ट्रांसफर कर देते हैं, और फिर वहां से ये भ्रूण जो है वो विभाजित होते होते आपके यूट्रस तक आता है,
और तब तक ये 32 ब्लास्टोमेर के ऊपर का हो जाता है और फिर आपका यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। तो इसे हम कहते हैं ZIFT। ऐसा उस स्थिति में करते हैं कि जब भले अगर ओवरी काम नहीं कर रही लेकिन बाकी जो मादा जनन तंत्र है वो कार्य करता हो, इस स्थिति में से हम प्रयोग में लाते हैं। या फिर अगर ब्लास्टोमेर जो है वो हमारा 32 ब्लास्टोमेर, जो भ्रूण है वो 32 ब्लास्टोमेर का हो जाता है, तब हम उसे सीधे सीधे जो है गर्भाशय में इम्प्लांट कर देते हैं। इसे हम इंट्रायूटेराइन ट्रांसफर कहते हैं। और ऐसी स्थिति तब होती है जब अगर फैलोपियन ट्यूब में कोई खराबी होती है, तब हम इस विधि का प्रयोग करते हैं। या फिर अगर सैरोगेट मदर, सैरोगेसी की बात हो, तब इसका हम प्रयोग करते हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी स्त्रियां होती हैं जो अंडे जो है वो तो नहीं पैदा कर सकती, लेकिन जो है आपके अंडाणु और बाकी सारी प्रवृत्तियां देती हैं। तो वहां पर हम जो स्त्री होती है उसके ओविडक्ट में युग्मकों को, मतलब अंडाणु और शुक्राणु को डाल देते हैं, वो निषेचित होते हैं और आपके फिर गर्भाधान हो जाता है। ठीक इसी प्रकार अंतःकोशिकीय शुक्राणु निक्षेपण, जिसमें हम शुक्राणु को सीधे सीधे अंडाणु के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे केवल हमें एक शुक्राणु की आवश्यकता होती है और ये भी हमारी एक तकनीक है। इसके बाद अगर पुरुषों में शुक्राणु बहुत कम बनते हैं या शुक्राणु बनते नहीं, ऐसी स्थिति में किसी दाता से जब हम शुक्राणु लेते हैं तो उन शुक्राणुओं को हम सीधे सीधे स्त्री के गर्भाशय में या योनि में हम डाल देते हैं, जिसे हम कृत्रिम वीर्य सेचन या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं। बच्चों, इस पार्ट में हमें यही पढ़ना था। अब इसके बाद आपके लिए अभ्यास के लिए कुछ प्रश्न है, जैसे कि उल्भेदन एक घातक लिंग निर्धारण प्रक्रिया है जो हमारे देश में निषेधित है, क्या यह आवश्यक होना चाहिए या नहीं, इस पर टिप्पणी कीजिए। बंध दंपतियों को संतान पाने हेतु सहायता देने वाली कुछ विधियों को बताइए। किसी व्यक्ति को यौन संचारित रोगों के संपर्क में आने से बचने के लिए कौन कौन से उपाय अपनाने चाहिए, और GIFT और ZIFT में अंतर जो है ये स्पष्ट कीजिए।